अग्निपथ एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम विश्वेन्द्र सिंह जादव है और आप देख रहे हैं अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ना तू रुकेगा, ना तू मुड़ेगा, ना तू थकेगा। मेरे साथ कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, क्योंकि यह तेरा अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन अग्निपथ एकेडमी पर। तो हमारे प्रिय मित्रों, आज का दिन, आज 16 तारीख है, कल 15 अगस्त था, जो कि हमारे लिए या फिर हमारे सभी देशवासियों के लिए बहुत ही हर्षोल्लास के साथ बहुत ही पवित्र पर्व मनाने का जो दिन था वो 15 अगस्त था। 15 अगस्त यानी हमारे देश को जब आज़ादी मिली वो 15 अगस्त को ही मिली थी। जो हमारे क्रांतिकारी रहे थे उन्होंने अपना बलिदान हमारे देश के लिए दिया था, तब जाकर हमारे देश को आज़ादी मिली थी। क्या होता है, जिन क्रांतिकारियों ने हमारे देश के लिए इतना लड़ा, हम भी अपने सहयोग के साथ एक छोटा सा कदम उठाकर देश के बारे में थोड़ा सा भी कदम उठाकर देश के लिए एक कदम उठा सकते हैं। तो इस क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एक पंक्ति है तो हम व्यक्त करेंगे आपके साथ। देश की खातिर खून न खोले खून नहीं वो पानी है, देश की खातिर खून न खोले खून नहीं वो पानी है, देश की खातिर कुछ कर न सको तो वो बेकार जवानी है। जय हिंद दोस्तों, आगे आप क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। मेरी यही आशा है कि आप अपने जो कल आपने हर्षोल्लास से पवित्र महापर्व मनाया 15 अगस्त को, उसी के साथ आप एक चीज़ देख रहे होंगे, प्रत्येक साल प्रत्येक वर्ष एक नई उम्मीद को लेकर पर्व मनाया जाता है। तो उसी प्रकार आप भी अपने जीवन में एक दृढ़ निश्चय कर लें कि हमें भी कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। जैसे कि आप एक चीज़ जानते होंगे कि सल्यूट, तिरंगे को हम सल्यूट करते हैं, तो सल्यूट करने में कब मज़ा आता है बताइए। तो सबसे अच्छा अगर सल्यूट माने तो दिल से अगर किया जाए, जो अंदर से एक भावना उत्पन्न होती है वो होती है कि हम एक वर्दी में सल्यूट मारें उस तिरंगे को, जिस तिरंगे की खातिर हमारे देश के क्रांतिकारियों ने काफ़ी क्रांतियाँ की। तो क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। खैर, तो पिछली क्लास में आपने भाषाओं के बारे में पढ़ा था, तो अब आप पढ़ेंगे अगली क्लास आपकी जो है वो है वर्णमाला। वर्णमाला में आप क्या क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला में जैसे कि वर्णमाला की परिभाषा हुई, उसके बाद वर्णों की संख्या, उसके बाद वर्णों की मात्राएं पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे स्वरों की मात्राएं, उसके बाद स्वर व व्यंजन पढ़ेंगे, स्वर के मुख्यतः प्रकार और स्वरों का वर्गीकरण। ये सारा चैप्टर के अंदर जो भी टॉपिक हैं वो आपके क्लियर होंगे। और इसी के साथ आप बने रहें हमारे इस क्लास के साथ अंत तक, जिससे कि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्णमाला। वर्णमाला की परिभाषा तो बताएं कमेंट में क्या होती है वर्णमाला की परिभाषा। बहुत ही सरल परिभाषा है इसकी, जो कि इसके शब्द में ही दिख रहा होगा, वर्णमाला। तो आपकी वर्णमाला में हम वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है बताएं। बहुत ही छोटी सी परिभाषा है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा क्या लिखेंगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ध्यान दें, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला
कहते हैं। तो आपने परिभाषा इसकी जान ली है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, यानी किसी भी रूप से आप याद कर सकते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अब इसी में आपका वर्णों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वर्ण कितने होते हैं या फिर वर्ण किसे कहते हैं। तो आप ये ध्यान रखें, यहाँ पे हम लिख रहे हैं जैसे कि वर्ण क्या है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही हम वर्ण कहते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ डाल लीजिए वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही वर्ण कहते हैं। क्या लिखेंगे? भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही वर्ण कहते हैं। वर्ण कितने होते हैं? वर्ण लिखिए यहाँ पे, वर्ण कितने होते हैं? वर्ण होते हैं हमारे 52। ये जो अगर हम बात करें तो देवनागरी लिपि में वर्णों की जो संख्या है, यानी देवनागरी लिपि की अगर हम बात करें तो उसमें वर्णों की संख्या यहाँ लिख लीजिए, देवनागरी इसमें जो वर्णों की संख्या है वो है 47। अब 47 कैसे है? 47 ऐसे है कि इसमें जो है स्वर और व्यंजन, इसमें स्वर हैं, इसमें 14। तो आप जान रहे हैं ना, देवनागरी में 47 मतलब वर्णों की संख्या देवनागरी में 47 है, जिसमें स्वर 14 हैं और व्यंजन आपके 33 हैं। तो इन्हें आप जोड़कर देखेंगे 47 बन रहा है। तो ये जो हमारे वर्ण हैं वो हैं हमारे देवनागरी के, और जो हमने अभी जो देख रहे हैं वो 52 हैं। 47 यहाँ लिख लें, 47, 14, 33, 47। आपने अभी तक परिभाषा देखी, वर्ण देखे। देवनागरी लिपि में 47 वर्ण हैं, स्वर 14 और व्यंजन 33। अब आप वर्ण विच्छेद अगर करना चाहें तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? जैसे कोई शब्द हम ले लेते हैं, लहसुन शब्द का हम वर्ण विच्छेद करते हैं। आप यहाँ लिखेंगे लहसुन, ये वर्ण हमने लिखा है, इसका आप विच्छेद करें। विच्छेद कैसे करेंगे? तो ये आप, इसमें 4 वर्ण हैं, ल ह सो न। तो किस प्रकार इनका विच्छेद करेंगे? इनको हम लिख सकते हैं, ला को लिखेंगे इस प्रकार, ला और आ, इसमें आ की ध्वनि निकल रही है, ल। उसी प्रकार ह, अगला क्या वर्ण है? ह को किस प्रकार लिखेंगे? ह में भी आ की वो निकल रही है ध्वनि, वो लिखेंगे ह आ। तो क्या लिखेंगे? आ। उसी प्रकार आगे रखेंगे सो। अब इसमें ल ह सो न। अब ये सुन दिख रहा है, इसमें छोटा ऊ की मात्रा है, तो इसमें इस प्रकार नहीं लिखेंगे, इसमें ऊ लिखेंगे। जैसे कि इसमें आ की ध्वनि निकली, उसी प्रकार इसमें ऊ की ध्वनि निकल रही है। तो क्या लिखेंगे? स ऊ। ठीक है, ऊ, क्योंकि इसमें छोटे ऊ की वो निकल रही है। अब अगला वर्ड है आपका न, तो इसको आगे लिखेंगे न, इसमें आ। ठीक है, तो आपने देखा ये इस प्रकार इसका ये वर्ण विच्छेद हुआ है। इस शब्द का जैसे लहसुन, इसका आपने देखा। इसी प्रकार आप और भी शब्दों का वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। तो देखा है आपने, इसी प्रकार आप समझें इसको। अगला आपका रखते हैं वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। बताइए वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? जो बच्चा नहीं जानता है वो कोशिश करे इस क्लास में सीखने की, क्योंकि आप जानते भी नहीं हैं
और क्लास को अच्छी तरह से देखेंगे भी नहीं तो मुझे नहीं लगता कि आप सीख पाएंगे। हम बात कर रहे हैं वर्णों की। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं बताइए। वर्ण हमारे 3 प्रकार के होते हैं। लिखेंगे वर्ण। बताइए कौन कौन से होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर, स्वर। दूसरा होता है आपका व्यंजन। क्या लिखेंगे, व्यंजन। और जो तीसरा आपका होता है वो होता है अयोगवाह। क्या लिखेंगे, अयोगवाह, अयोगवाह, अयोगवाह। तो नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन और नंबर 3 अयोगवाह। वर्ण हमारे 3 प्रकार के हो गए। स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं या फिर स्वर की परिभाषा क्या होती है। स्वर हमारे वो होते हैं जैसे जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। हम यहाँ पे परिभाषा लिख सकते हैं छोटे से अक्षरों में। वे वर्ण यानी वे स्वर जो स्वतंत्र रूप से, यानी वे जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। लिखें, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो स्वर कहलाते हैं। क्या लिखेंगे, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। उसी प्रकार व्यंजन, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, या फिर हम यूं कहें जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो लिखिए यहाँ पे, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। क्या लिखेंगे, हमने देखा स्वरों को, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं, और जो व्यंजन यानी जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं, बोले जाते हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। क्या लिखा, व्यंजन कहते हैं। अब आपका अगला आता है अयोगवाह। अयोगवाह क्या होता है, ये न तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन। ये लिख लें, ये ना ही स्वर होते हैं, और ना ही व्यंजन होते हैं, व्यंजन होते हैं। लिख लिया आपने। वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। व्यंजन, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। और अयोगवाह यानी ये न तो स्वर की ना ही ये स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। तो आगे आप देखेंगे स्वर, ये जो यहाँ पे स्वर लिखा है, फिर उसके बाद आप व्यंजन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अयोगवाह, यानी अयोगवाह में कौन कौन से वर्ण आते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लें, स्वर। स्वर हमारे कितने हमने बताए थे अभी आपको, बताएं जल्दी। स्वर हमारे 11 होते हैं। लिखें यहाँ पे स्वर, कौन कौन से, बोलने की कोशिश कीजिए। जब तक आप स्वयं नहीं लिखेंगे आपको
कुछ नहीं सीख सकते। तो आप स्वर लिखें, छोटा आ। आपने इतना तो पढ़ा ही होगा बचपन में कि छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, या फिर नहीं पढ़ा है? वैसे ही आप आगे आगे की क्लास स्टार्ट कर दी। कोई बात नहीं, मजाक था। आगे चलिए। तो आप लिखेंगे स्वर। स्वर है आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। उसके बाद आराम से बोलने की कोशिश करें। आ ई उ, ये तो पढ़ा ही है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये हमने जो बताए हैं ये कितने हैं? 11। तो यहाँ तक हो गया ऊ तक। अब उसके बाद एक आपका आता है रिर। उसके बाद छोटी ए, बड़ी ए, छोटा औ, बड़ा औ। ये आप जोड़ें एक बार, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इनकी संख्या हो गई आपकी 11। हमने आपको बताया स्वर कितने प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार आप स्वरों के प्रकार को देखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे स्वरों के प्रकार। क्या लिखेंगे? स्वरों के प्रकार। स्वरों के प्रकार लिखिए आप। स्वरों के प्रकार। स्वरों के प्रकार कितने होते हैं? बताएं जल्दी से। ये भी 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। मुख्य रूप से 2 मानते हैं, लेकिन लिखाना एक उद्देश्य है। नंबर एक ह्रस्व स्वर, यानी लिखेंगे ह्रस्व स्वर। नंबर 2 लिखेंगे दीर्घ स्वर। हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं स्वरों के प्रकार, जो कि 3 प्रकार हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 3 दीर्घ स्वर और नंबर 3 प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। इन सभी के प्रकार आगे पढ़ेंगे, कौन कौन से स्वर किस किस प्रकार का रूप लेते हैं। आगे आप पढ़ते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या है? ह्रस्व स्वर हमारे जैसे ह्रस्व स्वर हमारे वो स्वर होते हैं जिन्हें बोलने का समय लगे, मतलब कम समय लगे। यूँ बोले तो जिन्हें हम बोलें तो कम समय लगे। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम लिखेंगे छोटा आ। आप बोल के देखिए, आ को बोलें आप तो ज़्यादा समय नहीं लग रहा है। आ, तो यहाँ लिखेंगे आप आ। कम ध्वनि निकल रही है मुंह से, आ। उसके बाद आती है ई। ई को बोलकर देखिए आप, ई किस प्रकार ध्वनि निकल रही है? बिल्कुल कम ध्वनि निकल रही है। तो आप यूं माने, पहला हो गया आ, दूसरा हो गया ई और तीसरा है आपका ऊ को भी आप एक बार बोलकर देखें। और अगला है आपका जो कराया था रेर। ये आपके हो गए 4। ये ह्रस्व स्वर हैं। इन्हें आप अगर यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बेस्वर, जिन्हें बोलने में लिख लीजिए बेस्वर, जिन्हें बोलते समय या फिर बोलने में कम समय लगता है। आगे चलते हैं। आपने ह्रस्व स्वर को अच्छी तरह देख लिया, क्यों कौन कौन से वर्ड होते हैं, जैसे कि कौन कौन से स्वर होते हैं बेस्वर, जिन्हें बोलने में कम से कम समय लगता है। आप एक बार खुद से इनको बोलकर देखिए कि कितना समय लग रहा है। अ, ई, उ, रिर। ठीक है। उसके बाद दीर्घ स्वर की ओर चलते हैं।
आप इसी का उदाहरण इसी में देख सकते हैं। इसमें लिखा है बेस्वर जिन्हें बोलने में कम समय लगता है। उसी प्रकार इसमें लिखा हुआ है दीर्घ स्वर। आपको खुद महसूस हो रहा होगा कि इसमें जब कम समय लग रहा है तो इसमें कुछ ज़्यादा समय लगेगा। तो इसमें आप लिख सकते हैं बे वर्ड यानी अ ई उ, इनमें कुछ ज़्यादा समय लगेगा। ज़्यादा समय लगेगा जैसे बोलने में दुगना समय लगता है इनमें। इन्हें बोलने में दुगना समय लगता है। इन्हें बोलने में दुगना समय लगता है। अब बोलने में तो दुगना समय लग रहा है, लेकिन ये कौन कौन से होते हैं? आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। जैसे लिखेंगे यहाँ पर बड़ा आ। आप एक बार बोलकर देखिए बड़ा आ बोलते ही यानी बड़ा आ बोल रहे हैं, तो आपको जैसे जिस प्रकार हमारा छोटा आ में कम ध्वनि मुंह से निकली, उसी प्रकार बड़ा आ बोल रहे हैं तो कम, वो ज्यादा ध्वनि निकल रही है। तो जो अब लिखेंगे हम बड़ा आ, उसके बाद आती है आपकी बड़ी ई। लिखेंगे बड़ी ई, बड़ी ई भी बोलिए आप, बड़ी ई यानी ई छोटी ई इसमें हो चुकी है। अब दीर्घ स्वर में बड़ी ई, और फिर उसके बाद आता है ऊ, यानी इसमें था ऊ छोटा ऊ, इसमें आएगा आपका बड़ा ऊ। क्या हो गया? बड़ा ऊ। ऊ बोले तो बड़ा ऊ। फिर आएगा छोटी ए, बड़ी ए, छोटी ए, बड़ी ए। अब आपका इसमें बड़ा औ, बोलिए आप, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। उसी प्रकार इसमें आप यहाँ पे छोटी ए लिख लें, उसके बाद छोटा औ और बड़ा औ। कितने हो गए ये? 3 और 3 6। तो ये हमारे बन रहे हैं, इसमें कितने थे? 4, और ये हो गए हमारे 6। 4 और 3 7 ये हो गए। 1 2 3 4 5 6 और 7। 4 ये हो गए हमारे 2 4 6 और 1 स्वार। अब आपका आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है बताएं? प्लुत स्वर क्या होता है? प्लुत स्वर इन स्वरों को खींचकर बोला जाता है। जैसे कि आप लिखें यहाँ पे, इसकी डेफिनेशन लिख लें। प्लुत स्वर इन्हें हम अपने मुख से मुख को खींचकर बोलते हैं। मुख से बोलते हैं। खिंची हुई आवाज़ जो आती है, या फिर यूँ कहें खिंची आवाज़। इसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन आपको बता दे रहे हैं। इन्हें हम, वो वर्ड होते हैं जैसे कि हम कोई शब्द बोलते हैं, जैसे कि ओम में हम अपने मुंह से जो बोल रहे हैं उसमें ध्वनि खिंच रही है। क्या हो रहा है? ओम। दूसरा शब्द हम लिख सकते हैं राम, जैसे कि यहाँ पे हम लिखे हैं ओम राम। ये जो है ये प्लुत स्वर का प्रतीक है। ठीक है, आपके स्वरों के प्रकार हो गए हैं। यहाँ पर लिख लीजिए प्लुत स्वर, ये तीसरा था, पहला, दूसरा, तीसरा। ह्रस्व स्वर हो गए, दीर्घ स्वर हो गए, प्लुत स्वर आपको हमने बता ही दिए हैं। यहाँ पर लिख लीजिए कौन कौन से होते हैं।
ओम, राम। इन्हें आप एक बार बोलकर देखें। हमारे मुंह से जब इनको बोलते हैं तो खिंचकर आवाज़ निकलती है। तो अब आपने ये क्लियर टॉपिक कर लिया होगा। अब आप आगे चलते हैं। इसमें हमने एक चीज़ और जोड़ रहे हैं, आपको बता दें। ये हमने जो अभी कराया था, ह्रस्व स्वर के बारे में बता दिया और दीर्घ स्वर के बारे में बता दिया। ये जो यहाँ से लेकर 3 ये हैं, जैसे कि आ, ई, बड़ा आ, बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, तो ये कितने हैं? 3। और ये कितने हैं? 4। ये जो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये 3 हैं। ये क्या है? ये मूल दीर्घ स्वर हैं। इन्हें हम लिखें, यहाँ लिख दे रहे हैं। बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ, ये जो 3 हैं, ये मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर। और ए, आई, ओ, औ, ए, आई, ओ, औ, ये यहाँ से, ये इनके बारे में हम ऊपर बता रहे हैं, नीचे जगह नहीं है। तो आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये हो गए मूल दीर्घ स्वर। और ये जो हैं, ये संयुक्त स्वर हैं। इन्हें हम बोलेंगे संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब आप आगे चर्चा करते हैं संयुक्त स्वर के बारे में। संयुक्त स्वर कितने होते हैं, क्या होता है, इनके बारे में जानें। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। बताएं संयुक्त स्वर क्या होते हैं। संयुक्त स्वर जैसे बड़ा आ, सॉरी, छोटी ए लिखेंगे, छोटी ए, बड़ी ए। ये हम कैसे लिख सकते हैं, ये या फिर ये क्या क्या मिलकर ए बनती है। अब तीसरा आपका होगा बड़ा औ, छोटा औ। लिखें औ, छोटा औ, बड़ा औ, बड़ा औ। अब इन्हें हम अगर बोलें तो जैसे ए, इसमें किसकी ध्वनि आ रही है? ए, यानी आ प्लस ई, आ प्लस ई। ए, आपको मैं बोल के दिखा रहा हूं, आ प्लस ई, आए। क्या लिखा है? आए। संयुक्त स्वर की बात कर रहे हैं हम। आगे चलें, आए। इसमें आपको क्या है? इसमें छोटा आ, छोटा आ, छोटा आ और छोटी ए, इसको मिलाकर क्या बन रहा है? ए। बोलकर देखें, आ प्लस ए, ए। ठीक है, आगे चलते हैं। छोटा औ, छोटा ऊ, छोटा ऊ में आ तो आपका देख रहे हैं सभी में निकल रहा है। इसी प्रकार आ और ऊ, छोटा ऊ, आ औ, क्या बन रहा है? छोटा ऊ। उसी प्रकार ये हम छोटा आ और बड़ा ऊ क्या बोलेंगे? अ ऊ, अ प्लस ऊ, औ। आपको ध्वनि के अनुसार दिख रहा होगा जो मैं बोल रहा हूं। इनको आप नंबर न डालकर इनको ऐसे ही लिख लीजिए।
ये ओनली संयुक्त स्वरों के बारे में हमने आपको जानकारी दी थी। उसके बाद आपको हम आगे लेकर चलते हैं। अब आपको मैं बता के आगे लेकर चलता हूँ। सबसे पहले जो मैंने पिछली क्लास में यानी पिछले टॉपिक में जो बताया था, स्वरों की संख्या 11 होती है, उसी प्रकार इसमें जो हमारा जो ऋ होता है, ये जो ऋ होता है, ये इसको हम जब हम बोलते हैं तो बोलने के आधार पर हटा दिया जाता है। क्या लिखेंगे? इसको बोलने के आधार पर क्यों हटा दिया जाता है? क्योंकि इसमें से र की वो र निकलता है। जैसे कि रिर बोल रहे हैं, रिर रिर, क्या निकल रहा है? र क्या है? र तो हमारा व्यंजन है। क्या है? व्यंजन। तो इसीलिए इसको बोलने के मतलब इसको जब हम बोलते हैं तो बोलने के आधार पर हटा दिया जाता है। बोलने के आधार पर हटा दिया जाता है। तो जब हटा दिया जाता है तो 11 संख्या थी, ऋ हटा देते हैं तो उसके बाद हमारी स्वरों की संख्या बचती है कितनी? 10, क्योंकि एक इसमें हटा दिया जाता है। कितनी बचेगी? 10। पहले कितनी थी? 11। कौन सी निकल गई? ऋ। क्यों निकली? क्योंकि व्यंजन इसमें र के रूप में है, इसलिए। तो लिखेंगे जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण क्या होगा इनका? 3 भागों में होगा। क्या क्या होगा? अग्रस्वर। कौन कौन से होते हैं जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करें तो? जैसे कि अग्रस्वर, मध्य स्वर। कौन कौन से? अग्रस्वर, मध्य स्वर, उसके बाद पश्च स्वर। कौन कौन से? पश्च स्वर, मध्य स्वर और अग्रस्वर। अग्रस्वर की अगर हम डेफिनेशन के रूप में बात करें तो जीव के आगे वाले भाग से बोले जाने वाले स्वर कौन कौन से होते हैं? बताएं जल्दी। जीव से यानी जीव के द्वारा आगे वाले हिस्से से बोले जाने वाले स्वर। तो लिखेंगे जीव के आगे वाले हिस्से से, या फिर लिखें तो आगे वाले भाग से बोले जाने वाले स्वर। अग्रस्वर आगे का, मध्य स्वर बीच का, पश्च स्वर बाद का। तो आपने अग्रस्वर यानी हमारी जो जीव है उससे यानी कुछ भी शब्द बोलें या फिर हम कोई भी वाक्य बोलें तो जो आगे वाले जो हिस्से से बोले जाते हैं, आगे जीव के आगे वाले भाग से बोले जाने वाले स्वर अग्रस्वर होते हैं। और जीव के मध्य भाग से बोले जाने वाले जीव के मध्य भाग से बोले जाने वाले स्वर मध्य स्वर होते हैं। पश्च स्वर जीव के पिछले भाग से बोले जाते हैं। क्या लिखा आपने? अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। ये हमारे जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण था। इसमें हम देखेंगे अग्रस्वर के बारे में अगर हम बात करें तो छोटी ई,
छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए और बड़ी ए। कितने हो गए? 4। अग्र स्वर। मध्य स्वर कौन कौन से होते हैं? मध्य स्वर ओनली आपका अ होता है। अ बोल कर देखिए आप, अ मध्य भाग से आवाज निकल रही है हमारे गले से। और ये जो अग्र स्वर थे, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऐ, बड़ी ऐ, तो ये आपके आगे वाले जीभ के हिस्से से निकल रही है आवाज। उसके बाद पश्च स्वर पिछले हिस्से से, जैसे कि इसमें कौन कौन सा आता है? बड़ा आ, बड़ा आ। उसके बाद बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा औ और बड़ा औ, छोटा औ, बड़ा औ। ये आपका 1, ये आपके 5, 1 2 3 4 5। पश्च स्वर आपके 5 हो गए, मध्य स्वर आपका 1 हो गया, अग्र स्वर आपके 4 हो गए। अब आगे आपको कंटिन्यू करते हैं। ये तो आपका अग्र था। अब आपका करते हैं मुख से, यानी मुख खुलने के आधार पर। तो अब आपने जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देख लिया। अब आपको हम लेकर चलते हैं मुंह खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। यहां लिख लेंगे मुंह खुलने के आधार पर स्वरों, मुंह खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इनका वर्गीकरण करें। अभी आपने जीभ के आधार पर देखा, अब मुंह खुलने के आधार पर ये कितने होते हैं? ये आपके 1 2 3 4 स्वर होते हैं। 1 2 3 4। कौन कौन से होते हैं बताइए जल्दी से कमेंट करके। कमेंट करते रहें, जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसमें कृपया करके आप इतना तो कर ही सकते हैं मेरे प्रिय बंधु, प्रिय सखा, कि आप जो मैं अगली स्टेप को बता रहा हूं उसको कमेंट करके लिख तो सकते ही हैं कि आपको मालूम है भी या नहीं भी मालूम है। तो आप अभी स्वर पढ़ रहे हैं मुंह खुलने के आधार पर, तो लिखेंगे पहला लिखेंगे आप समृत स्वर। कौन सा? समृत स्वर। क्या हो गया आपका? समृत स्वर। दूसरा आपका होगा अर्ध समृत। अर्ध समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर। या फिर यूं लिखें तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अर्ध समृत स्वर। तीसरा आपका होगा विव्रत स्वर, विव्रत स्वर। क्या हो गया आपका? विव्रत स्वर। चौथा होता है आपका अर्ध विव्रत स्वर, अर्ध विव्रत स्वर। तो मुंह खोलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण क्या है? जिसमें कि आपके समृत स्वर आते हैं, अर्ध समृत स्वर आते हैं और विव्रत स्वर आते हैं। उसके बाद आपका आता है अर्ध विव्रत स्वर। अब इनके बारे में अगर हम बात करें तो समृत स्वर कौन कौन से होते हैं बताइए। समृत स्वर वे स्वर होते हैं, समृत स्वर वे स्वर होते हैं, समृत स्वर वे स्वर होते हैं जिन्हें
बोलने पर, जिन्हें बोलने पर कुछ यानी लगभग बंद सा मुंह रहता है, जिन्हें बोलने पर लगभग मुंह बंद सा रहता है, लगभग बंद सा रहता है, ज्यादा बंद नहीं रहता है। बंद ज्यादा हो जाएगा तो बोल ही नहीं पाओगे। मुंह बंद रहता, तो क्या लिखेंगे? समृद्ध स्वर वे स्वर होते हैं जिन्हें बोलने पर लगभग मुंह बंद रहता है। अर्ध समृद्ध स्वर क्या होते हैं? जिन्हें यानी जिनमें मुंह थोड़ा सा खुलता है। यानी यूं फिर लिख सकते हैं, जिन्हें बोलने पर, जिन्हें बोलने पर मुख क्या लिख रहे हैं? जिन्हें बोलने पर, जिन्हें बोलने पर मुंह थोड़ा सा खुले, मुख थोड़ा सा खुले। समृद्ध स्वर वे स्वर होते हैं जिन्हें बोलने पर लगभग मुंह बंद सा रहता है। अर्ध समृद्ध स्वर वे होते हैं जिन्हें बोलने पर मुख थोड़ा सा खुले। अर्ध समृद्ध, विव्रत स्वर, अर्ध विव्रत स्वर। आपने अभी तक अर्ध समृद्ध स्वर पढ़ लिया। उसके बाद आते हैं विव्रत स्वर। विव्रत स्वर क्या होते हैं? ये वे स्वर होते हैं जिन्हें बोलने पर समय मुंह पूरा खुलता है। यानी यूं लिखें तो जिन्हें बोलने पर, जिन्हें बोलने पर, बोलने पर मुख पूरा खुलता है। जिन्हें बोलने पर मुख पूरा खुलता है। कौन कौन से वे होते हैं स्वर? बताइए जल्दी। विव्रत स्वर, ये स्वर बोलने पर जो जिन्हें बोलने पर मुख पूरा सा खुलता, पूरा खुलता है, यानी पूरा खुल जाता है। अगला है आपका अर्ध विव्रत स्वर। समृद्ध स्वर कौन कौन से होते हैं? जैसे हम लिखेंगे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। हम समृद्ध स्वरों के बारे में बात कर रहे हैं तो लिखेंगे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ई, बड़ी ई। ये हमारे समृद्ध स्वर वो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ई, बड़ी ई। अब आगे आता है आपका अर्ध समृद्ध स्वर जो कि होता है छोटा औ, छोटी ए, छोटा औ, छोटी ए। आप एक बार इनको बोलकर भी देख सकते हैं कि जिस प्रकार हमने अभी बताया, जिन्हें बोलने पर लगभग मुंह बंद रहता है। ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। बोलिए ना, एक बार बोलें तो, बोलेंगे तो तभी तो आपको पता पड़ेगा कि विव्रत और अर्ध समृद्ध क्या होते हैं। मैंने अभी कराया आपको छोटा ऊ, बड़ा ऊ। बोलकर देखिए, बोले क्या? जैसे कि हम बोल रहे हैं ऊ, 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 क्या निकल कर आ रहा है? बड़ा ऊ, बड़ी, छोटी ई, बड़ी ई। तो क्या निकल कर आ रहा है? समृद्ध स्वर के वे स्वर हमने लिखा भी दिया है जिन्हें बोलने पर लगभग मुंह बंद सा रहता है। आगे समृद्ध अर्ध समृद्ध स्वर जो मैंने लिखा है छोटा औ, छोटी ए। छोटा औ, बोलिए औ, बड़ा औ नहीं, औ औ औ ए। तो क्या है? इसमें थोड़ा सा मुंह खुल रहा है, तो ये क्या हो गए? छोटा ओ, छोटी ए। अब ये आपका आता है विव्रत स्वर जिन्हें बोलने पर मुख पूरा खुलता है। जैसे कि आपको इसके बारे में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आपका मुंह कब अच्छी तरह से खुलता है। किसी से लड़ाई करने से अच्छा मुंह नहीं खुलता है। ये बड़ा आ होता है, बड़ा आ बोलकर देखें ना आप क्या है इसमें। और जो अर्ध विव्रत स्वर हैं वो हैं आपके छोटा आ, छोटा आ, आ। आप बोलें एक बार आ। क्या क्या निकल रहा है? आ, छोटा आ, छोटी ए और बड़ा ऊ।
बड़ा औ, ये लिखे मात्रा। तो आपने देखा अभी अर्ध समृत स्वर, विव्रत स्वर, समृत स्वर और अर्ध विव्रत स्वर। इसी प्रकार हमने ये किसमें इनकी चर्चा हमने की है, मुंह खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया है। इससे पहले हमने जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया था। अब आगे करते हैं हम किस प्रकार, ओष्ठाकृति के आधार पर। यहां लिखेंगे ओष्ठाकृति, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। आप इसको मिटा लें, हम मिटा दे रहे हैं, आप क्यों मिटाएंगे, आपको समझ आ रहा होगा। हिंदी आपको इस प्रकार पढ़नी है जिससे कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। यूपी पुलिस में जो आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की, उसमें कुछ ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता, लेकिन हम हिंदी पढ़ें तो हिंदी हुआ या आपका जीके हुआ, और भी विषय होते हैं जैसे कि हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीएस, जीके, ये चारों पोर्शन है, कोई ज़्यादा सिलेबस नहीं है। अगर ठान लेना किसी चीज़ की, जैसे कि हमें तैयारी इसकी करनी है, जैसे हमें पुलिस में भर्ती होना है, अगर भर्ती होना ही है तो हो सकते हैं, अगर ओनली होना है तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि होना ही है में बहुत कुछ छिपा है, क्योंकि वो एक दृढ़ निश्चय हो गया कि मुझे करना है। उसी प्रकार आप कोई भी टॉपिक पढ़ें, अपनी ईमानदारी से पढ़ें, अच्छी तरह से पढ़ें और गहराई से पढ़ें। तो ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करेंगे हम। ये वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी होते हैं। कैसे होते हैं, इनका दो रूप में वर्गीकरण है। वृत्तमुखी नंबर 1, वृत्तमुखी, वृत्तमुखी नंबर 2, आवृत्तमुखी, आवृत्तमुखी। ओष्ठाकृति के आधार पर नंबर 1 वृत्तमुखी, नंबर 2 आवृत्तमुखी। नंबर 1 वृत्तमुखी की परिभाषा क्या होती है, वे स्वर यानी जिस स्वरों को बोलते समय ओष्ठ की आकृति गोल हो जाती है। वे स्वर जिनको बोलते समय, वे स्वर जिनकी आकृति बोलते समय वृत्त सी हो जाती है। बोलें एक बार, कैसे बोलेंगे, वे स्वर जिनकी आकृति बोलते समय वृत्त सी हो जाती है, वो कौन कौन से स्वर हैं, छोटा ऊ लिखेंगे, छोटा ऊ। बोलें जल्दी जल्दी, कमेंट भी करें, ऐसे थोड़ी नहीं है। अगर हमने इतना सरल सा टॉपिक आपको करा रहे हैं वृत्तमुखी, उसकी परिभाषा भी हमने करा दी है। वे स्वर जिनकी बोलते समय, वे स्वर जिनकी हमारे बोलते समय मुंह की आकृति वृत्त सी हो जाती है, तो वो कौन कौन से हो गए। हम स्वर ही पढ़ा रहे हैं अभी आपको, ना कि व्यंजन, क्योंकि स्वर के बाद ही आपको व्यंजन हम पढ़ाएंगे। लेकिन तब तक आपको हम इन जो 11 स्वर थे, उसके बाद हमने 10 स्वर बताए, जो रिर आपकी हटा दी थी, उसके बाद 10 बचते हैं, उन्हीं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें आपका वृत्तमुखी में नंबर 1 है ऊ, उसके बाद आता है बड़ा ऊ, छोटा औ और बड़ा औ। ये हमारे वृत्तमुखी हैं। वृत्तमुखी क्यों बोला गया है, बोलकर देखिए, छोटा ऊ, हमारे ओठ की आकृति वृत्त सी हो रही है। वृत्त जानते हैं क्या होता है, वृत्त गणित पढ़ाओ तो वृत्त आपने पढ़ा होगा। वृत्त को समझे तो ये गोला, क्या गोला। अब इस गोले को हम अपने वृत्तमुखी के रूप में कैसे कहेंगे, ये हमारा वृत्त है।
अब मुंह अगर हम छोटा ऊ बोलें, बोल कर देखिए छोटा ओ, तो मुंह हमारा ये गोल सा हो जाता है, वृत्त की तरह हो जाता है। तो ये सारे जो हमारे स्वर हैं वो सब वृत्तमुखी हैं। उसके बाद आवृत्तमुखी, आवृत्तमुखी, आवृत्तमुखी क्या, कौन से स्वर होते हैं? जिनको बोलने पर, जिनको बोलते समय वृत्त सी आकृति ना बने, यानी बेस्वर, बेस्वर जिनको बोलते समय, बोलते समय वृत्त की आकृति, वृत्त की आकृति न बने, आकृति ना बने। बताइए, जिस प्रकार मैंने इनको बताया स्वरों को, अब आप बताएं ये हमारे कौन कौन से स्वर होंगे, बताइए। ज़्यादा नहीं है, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये ऊ नहीं है इसमें, ओनली छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। लिखें छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए और बड़ी ए। ये वे स्वर जिनको बोलते समय वृत्त की आकृति न बने। बोलिए आ, कहीं बन रही है? नहीं। ई, बड़ी ई नहीं बन रही है। तो ये वे स्वर हो गए जिनकी वृत्त की आकृति बोलने पर नहीं बनती है। तो आपने अभी ओष्ठाकृति, तीनों आकृतियों यानी तीनों आकृतियों के आधार पर आपने स्वरों का वर्गीकरण देख लिया। मैंने जैसे बताया जीभ के आधार पर, उसके बाद मुख के आधार पर और उसके बाद ओष्ठ के आधार पर। तो इसी के साथ आपको मैं बता दूं, क्लास में आगे कंटिन्यू बने रहिएगा और उसी प्रकार आपको हम अगली क्लास में यानी अगले दिन लेकर चलते हैं, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वाली क्लास कल आपकी क्लियर हो जाएगी। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।